Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 27th of February 2021। 27 फरवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं जो आज जिनका आंसर्स आपको करने हैं। पहला सवाल है अमुक्त मर्यादा गंगा देवी मधुर विजयम एंड अल्लासनी पिड्डानाज मनुचरितम। मतलब पिड्डाना की किताब थी मनुचरितम, अमुक्त मर्यादा और गंगा देवीज मधुर विजयम, गंगा देवी की थी मधुर विजयम। तो आपको बताना है कि ये लिटरेचर जो है वो किस पीरियड का है। ऑप्शन आर ए पल्लवा, बी विजयनगर एम्पायर, सी संगम एज या डी चोलाज। Question number 2 is one of the most important buildings in Fatehpur Sikri is also known as Dream of Stones. Dream of Stones इनमें से कौन सी बिल्डिंग को कहते हैं? ऑप्शन आर ए पंचमहल, बी मीनाक्षी टेम्पल, सी हवा महल या डी जंतर मंतर। क्वेश्चन नंबर 3 is consider the following regarding अलवर्स एंड नयनर्स। अलवर्स और नयनर्स के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है दे डिसअप्रूव्ड द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। Statement 2 is they did not produce any written composition. Statement 3 women devotees were also allowed within the संघ। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 3 only। These are the 3 questions for you today. Very easy questions. Please do try to answer these questions in the comment section below. आज जो मैप मैं ले रहा हूँ वो है मैप ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप, साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप। अब आप देखिए एक बार शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले साइड की जो वाटर बॉडीज है सारी वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखो गल्फ ऑफ पनामा जो है, जो गल्फ ऑफ पनामा है वो साउथ अमेरिका को फिर कनेक्ट करती है ऊपर नॉर्थ अमेरिका वाले पोर्शन से। तो ये गल्फ ऑफ पनामा हो गया है ना, ये उसके नीचे पनामा बेसिन हो गया, ठीक है। और कोकोज रिज, कोकोज रिज, दिस पार्ट इज कोकोज रिज, ये कोकोज रिज वाला पार्ट है, ये भी आपने देख लिया। अब इधर साइड अगर आप थोड़ा ईस्टर्न साइड में है तो यहाँ पे ग्याना बेसिन है, ग्याना बेसिन और केप वर्डी बेसिन, ऊपर केप वर्डी बेसिन और ग्याना बेसिन, ठीक है ना। तो ये कुछ वाटर बॉडीज हैं। अब हम आते हैं साउथ अमेरिका वाले पोर्शन में। साउथ अमेरिका का अगर पोर्शन देखें तो टॉप में यहाँ पे सबसे पहले कोस्ट रेंजेस दिख रही होंगी, कोस्ट रेंजेस दिख रही हो सबसे ऊपर नदर्न पार्ट में, कोस्ट रेंजेस। और इसका दो इंपॉर्टेंट पार्ट इधर है, देखो ये है गियाना हाईलैंड्स, दिस इज द गियाना हाईलैंड्स वाला पोर्शन। अब गियाना हाईलैंड देखो आपको दिख रहा है, और यहाँ पे कितनी सारी नदियां भी दिख रही होगी, निग्रो रिवर आ रही है, अमेजोन रिवर जा रही है यहाँ पे, है ना। और ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गियाना हाईलैंड्स आपको दिख रहा होगा, है ना। गियाना हाईलैंड्स मतलब कि यहाँ पर है, ठीक है। अब ये जो रेंज एक ऊपर से देखो, पूरा ऊपर से एक रेंज नीचे की तरफ ये पूरा आ रही है, इसको हम बोलते हैं एंडीज। ये पूरा नीचे तक आती है, देखो एंडीज ही चल रही पूरा, ये नीचे तक आई ना। तो ये पूरा चिली पेरू वाले रीजन से आती है। और बिल्कुल अगर पूरे मैप में देखो आप तो ये साइड से एक इस तरीके से आती है, उल्टा क्वेश्चन मार्क बनाते हुए आती है। तो ये पूरा आपका एंडीज हो गया। एंडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडीज आपको पता। अब एंडीज में यहाँ दो ऊपर देखो, यहाँ पे कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो, चिम्बाराजो दिख रहा है माउंटेन, 5897 और 6267 लिखा हुआ है। तो माउंट कोटोपैक्सी और माउंट चिम्बाराजो ये दो माउंटेन्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ऊंचे भी हैं। चिम्बाराजो बहुत ऊपर है, ऊंचा देखो 6267 का है, ठीक है ना। तो कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो दोनों मैंने आपको दिखा दी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गियाना हाईलैंड्स दिखा दिए। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड ना, यहाँ पे ब्राज़ील वाला पार्ट है वो पूरा यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है। और ब्राज़ीलियन हाईलैंड के साथ दो चीज़ें और याद रखिएगा, यहाँ मैटो ग्रासो प्लेट्यू, बीच में मैटो ग्रासो प्लेट्यू दिख रहा है ना, ये मैटो ग्रासो प्लेट्यू। और ऊपर यहाँ पे कैंपॉस, कैंपॉस मतलब ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के ऊपर कैंपॉस भी है ना। तो कैंपॉस भी आपसे पूछ सकते हैं, पैम्पास, कैंपॉस, है ना। प्रेरी, ये अलग अलग चीज़ें हैं। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है, ये अलग अलग कुछ ग्रासलैंड टाइप की, जैसे प्रेरी ग्रासलैंड भी होता है ना, पैम्पास भी होता है, जिसको याद रखेगा। इसलिए कैंपोस याद रखेगा, कैंपोस जो है ये इस वाला पोर्शन को बोलते हैं कैंपोस। और ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स मैंने आपको दिखा दिया, है ना। उधर कैंपोस वाली जगह पे ब्राज़ील है ही, आपको मैप तो पता है ना। तो ये भी आप याद रखेगा। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, ऊपर का हमने देखा कि गियाना हाईलैंड्स वाला पोर्शन देखा मैंने, वाटर बॉडीज आपको बता दी कौन कौन सी हैं साउथ में इधर साइड, है ना। और ये जो कैंपोस वैम्पोस वाला पार्ट है ना, पूरा ब्राज़ील में है। ये कैंपोस कटिंगा भी पूरा ब्राज़ील में ही आता है, कैंपोस कटिंगा ब्राज़ील में आता है कंट्री अगर पूछे। और ये मेटो ग्रासो जो आपको दिख रहा है, ये मेटो ग्रासो ब्राज़ील और बोलीविया के बीच में आता है, ब्राज़ील और बोलीविया की। ये मेटो ग्रासो जो आता है ना, ये ब्राज़ील एंड बोलीविया के। अगर आप यहाँ पे पॉलिटिकल मैप भी देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे शायद बोलीविया वाला
पार्ट आता है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, लेकिन पूरा ये पूरा ब्राजील वाला पोर्शन है। कैंपोस कटिंगा पूरा ब्राजील वाले पोर्शन में आता है। ग्याना हाईलैंड्स ऊपर वो ग्याना और सुरिनाम, ग्याना, सुरिनाम और वेनेजुएला, ये 3 कंट्रीज आती हैं, ग्याना, सुरिनाम और वेनेजुएला, ये वाले पोर्शन में आता है। फिर एंडीज तो मैंने आपको बता ही दिया पूरा। एंडीज कहाँ से आता है, देखो एंडीज ये पूरा आ रहा है कोलंबिया से, कोलंबिया कवर करता है, फिर उसके नीचे इक्वाडोर को कवर करता है, फिर नीचे इधर पेरू आता है, पेरू को कवर करेगा, फिर चिली आता है। अब मैप से मिला सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, आप मैप से वैसे मिला सकते हैं, मैं ऊपर से बताता हूँ। सबसे ऊपर यहाँ पे कोलंबिया वाला पोर्शन आता है, तो कोलंबिया को टच करता है, फिर यहाँ पे इक्वाडोर आता है नीचे, फिर पेरू आता है, फिर चिली आता है। तो ये पूरा कवर करते हुए आपका एंडीज आ रहा है, कोलंबिया से लेकर के पूरा चिली तक नीचे जा रहा है, ये आपका एंडीज आ रहा है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, है ना। अब नीचे भी आपको थोड़ा कुछ चीजें, जैसे स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, देखो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मैगेलन लिखा है, तो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है। और इधर साइड में ये जो 2 आइलैंड बने हैं, इसको फॉकलैंड आइलैंड बोलते हैं, फॉकलैंड आइलैंड्स कहलाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये 2 आइलैंड जो इंपॉर्टेंट है, ये फॉकलैंड आइलैंड भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये अटलांटिक ओशन वाला पोर्शन है, तो अटलांटिक ओशन में आता है फॉकलैंड आइलैंड। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन भी मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है। अब ऊपर आते हैं, यहाँ पे मैंने आपको ब्राजीलियन हाईलैंड्स दिखा दिया, कैंपोस कटिंगा दिखा दिया, मैटो ग्रासो दिखा दिया। फिर यहाँ पे बोलिवियन प्लेटू, देखो बोलिवियन प्लेटू पूरा बोलीविया वाले पार्ट में आता है, ठीक है, बोलिवियन प्लेटू पूरा बोलीविया वाले पार्ट में आता है। मैटो ग्रासो भी आपको कहना चाहिए मैक्सिमम ब्राजील में आता है, मैक्सिमम पूरा ब्राजील में ही आता है, थोड़ा सा पार्ट हो सकता है कि बोलीविया में भी आए, ठीक है, उन दोनों के बीच में मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, देखो अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट जो है आपका, वो भी साउथ अमेरिका में ही है, अटाकामा डेजर्ट, ठीक है ना। अटाकामा डेजर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। एकोनकागुआ, अब एक माउंटेन रेंज और है एकोनकागुआ, बहुत हाई पीक है, 6960 का है। ऊपर हमने कोटापैक्सी और सिम्बाराजो देखा ही था, कोटापैक्सी और सिम्बाराजो। और अभी तक का मुझे लगता है सबसे बड़ा हमको कौन सा मिला है, सबसे बड़ा हमको ये एकोनकागुआ मिला है। एकोनकागुआ कितने का है आपका, 6960 का, ठीक है ना। अब और क्या दिखा दूं आपको, और यहाँ पे अकोनकागुआ हो गया। फिर यहाँ पे आ गया पैटागोनिया डेजर्ट, एक और दूसरा डेजर्ट है, बिल्कुल साउथ वाले पोर्शन में एक और आपका डेजर्ट, जहाँ अर्जेंटीना आता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पर आपका सबसे एक और इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है, जिसको हम बोलते हैं पैटागोनिया, ठीक है ना। और अब मैं बोल रहा था ना पैम्पाज, आपको बोल रहा था अर्जेंटीना में आता है, देखो पैम्पाज आपका, देखो ये देखो अर्जेंटीना वाले पार्ट में आता है, ठीक है ना। तो अर्जेंटीना वाले पार्ट में आता है आपका पैम्पास। ऊपर मैंने आपको कैंपोस दिखाया था, कैंपोस किसका था, कैंपोस था आपका ब्राजील वाला पोर्शन, ठीक है। और एकोनकागुआ आप याद रखिएगा कि हाईएस्ट पीक वही है, एकोनकागुआ ही है हाईएस्ट पीक, एकोनकागुआ मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे कोर्डोबो रेंजेस भी हैं, कोर्डोबो रेंजेस और ग्रैंड चाको, नाउ दिस इज ग्रैंड चाको, एक ग्रैंड चाको भी है। अब ग्रैंड चाको कौन से पार्ट में आता है, ये भी आपका अर्जेंटीना और पराग्वे वाले पार्ट में आएगा, अर्जेंटीना पराग्वे वाले पार्ट में आपका ग्रैंड चाको भी आएगा, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिएगा, अर्जेंटीना और पराग्वे के वाले पार्ट में ग्रैंड चाको है। तो बड़ा मैप है, थोड़ा टाइम भी लगेगा, ऐसा नहीं है ना, पर मैप जरूरी भी है, हमको मैप करना जरूरी है। आपको ये मैप दिखा दिया, कैंपोस दिखा दिया, ब्राजीलियन हाईलैंड, पैम्पास, पैटागोनिया, एंडीज, अटाकामा डेजर्ट, ग्रैंड चाको भी आपने देख ही लिया, मैटो ग्रासो, ग्याना हाईलैंड्स। ये अगर आपको पार्ट याद है तो फिर आपको मैप आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो रिसेशन से, जो टेक्निकल रिसेशन था उससे बाहर आ गई है। रिसेशन टेक्निकल क्या होता है कि मतलब कि 2 लगातार क्वार्टर में अगर आपकी नेगेटिव ग्रोथ होती है तो आपको क्या कहलाया जाता है कि आप रिसेशन में चले गए, ठीक है। और रिसेशन से जो इंडियन इकोनॉमी है बाहर आ गई, क्योंकि इस बार की जो ग्रोथ है वो 0.4% है, मतलब कि इस बार पॉजिटिव में आपको ग्रोथ देखने को मिले, 0.4% है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस निकालता है, NSO निकालता है, तो एनएसए के एस्टिमेट से ये पता चला है कि 0.4% की ग्रोथ देखने को मिली, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रोथ देखने को मिली है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि वी आर टेक्निकली नाउ आउट ऑफ द रिसेशन फेज, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। एडिटोरियल बहुत अच्छे हैं आज के, मैं दिखा देता हूं आपको, दोनों एडिटोरियल बहुत अच्छे, बहुत प्रीलिम्स के लिए भी फैक्ट मिलेगा और मेंस के लिए भी। पहला तो वैसे मेंस के हिसाब से है, द बिडन टच टू सोबर येट सब्सटेंटिव टाइज, ये सुहासिनी हैदर ने लिखा है। सुहासिनी हैदर के बारे में आप सबको पता होगा, काफी अच्छा इंटरनेशनल रिलेशंस भी लिखती हैं। तो इस आर्टिकल में क्या बात की गई, इस आर्टिकल में बात की गई है रिलेशन की इंडिया एंड यूएसए के जो डेवलप हो सकते हैं इन द करंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑथर ने बोली है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है, सबसे पहले तो उन्होंने स्टार्टिंग के कुछ महीने तो अपने अभी जो पहला महीना है वो तो इसी चीज में बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज थी उनको रिवर्सल किया, जैसे कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से, ये इन्होंने वापस आ गए, WHO से विड्रॉ कर लिया था, ये वापस आ गए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल से विड्रॉ कर लिया था, ये वापस आ गए, मुस्लिम बैन लगा दिया था उसने, ये इसने कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। कुछ अलग इमिग्रेशन पॉलिसीज भी चेंज की हैं, ठीक है ना। मेनी डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लॉज हैव बीन चेंज्ड अंडर द न्यू रेजीम ऑफ जो बाइडेन। इसके बाद ऑथर ने आगे बात की है, देखते हैं और क्या बात की ऑथर ने। ऑथर बोलते हैं कि अभी क्या है, इंडिया भी अपने रिलेशंस को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑथर ने एक चीज बोली कि जो बाइडेन का जो एटीट्यूड है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ द डोनाल्ड ट्रंप एंड एज वेल एज बराक ओबामा, क्योंकि दोनों ने ही काफी ज्यादा ओपन फ्रेंडशिप की थी इंडिया के साथ, अगर आपने कहोगा गले मिलना ये करना, बट जो बाइडेन थोड़ा इस तरीके से नहीं लगते, तो देयरफॉर दैट इज द रीजन व्हाई द फ्रेंडशिप हैज बीन कॉल्ड सोबर इसीलिए कहा जा रहा है इसको कि ये सोबर रहेगी, मतलब बहुत ज्यादा हाउडी मोदी और ये सब जैसे इवेंट्स नहीं हो पाएंगे, लेकिन सब्सटेंटिव टाइज का टाइम यही है, बहुत ज्यादा सब्सटेंटिव टाइज का टाइम है। अब ऑथर ने किस तरह से बात की कि इंडिया को प्रायोरिटी ऑलरेडी मिल रही है, ऐसा नहीं कि इंडिया को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। तो अगर आप जो बाइडेन का वो देखो तो उन्होंने कहा कि इजराइल के चीफ को कॉल करने से पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल किया, तो दैट शोज समहाउ कि अभी भी प्रायोरिटी में न्यू दिल्ली जरूर रहता है, लेकिन अभी कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि सबसे पहला चाइना इशू है कि चाइना के साथ किस तरीके से डील करेगा, क्योंकि देखो डोनाल्ड ट्रंप का तो बहुत एग्रेसिव एटीट्यूड था, डोनाल्ड ट्रंप का एग्रेसिव एटीट्यूड था चाइना को लेकर के, लेकिन जो बाइडेन का एटीट्यूड क्या उतना स्ट्रांग रहेगा, तो क्या जो क्वाड ग्रुप था जो पहले इतना ज्यादा रेलेवेंस ले चुका था ऑलरेडी, क्या उसको इतना रेलेवेंस रहेगा उसका, तो ये सारे इश्यूज अभी भी कुछ ना कुछ कहना चाहिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऑथर इसके बाद ये बोलता है कि हाँ चाइना थोड़ा सा जैसे जो बाइडेन के आने के बाद जैसे डिसंगेजमेंट हो गया, डिसंगेजमेंट का पूरा, तो कुछ चीजें तो दिख रही है चाइना के एटीट्यूड में चेंज हुआ है, लेकिन इंडिया को भी कुछ तकलीफ हो सकती है। जैसे कि सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे ऑथर ने कहा कि अमेरिका जो है वो सप्लाई चेन को सिक्योर करने की कोशिश करेगा। अब अमेरिका अगर सप्लाई चेन को सिक्योर करने की कोशिश करेगा तो जो बाइडेन है सॉट एक्शन इन एरिया सच एज फार्मास्यूटिकल, मतलब फार्मास्यूटिकल लोकलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। अब फार्मास्यूटिकल लोकलाइजेशन के लिए जो बाइडेन काम करेंगे तो इट विल हिट इंडियन इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर जो बाइडेन या यूएस लोकलाइजेशन प्रोडक्शन के लिए करेगा तो इंडिया को हिट करेगा, कि इंडिया वन ऑफ द टॉप मोस्ट फार्मास्यूटिकल मतलब कहना चाहिए कि वो एजेंसी है। इसके अलावा इंडिया जापान एंड ऑस्ट्रेलिया दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। तो याद रखिए SCRI, ये प्रीलिम्स के लिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। SCRI क्या है? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव किया है टू काउंटर देयर डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज गुड्स, ताकि चाइनीज गुड्स पे उनकी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो सके। बट यूएस इसका पार्ट अभी नहीं है, तो क्या यूएस इसका पार्ट बनेगा, ये भी बड़ा सवाल है, ठीक है ना। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI जिसको बोलते हैं, टू काउंटर द डिपेंडेंसी ऑन द चाइनीज गुड्स, ठीक है ना। अगला जो इशू आएगा इंडिया और यूएसए के बीच में वो है ह्यूमन राइट्स को लेकर के। ऑथर का ये कहना है कि जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो बाइडेन का कमिटमेंट है, डेमोक्रेट्स हैं सिंस ये लोग बहुत ज्यादा लिबरल रहते हैं, ह्यूमन राइट्स को लेकर के ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो यही चीज ऑथर ने बोली कि जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था वो तो एक तरीके से फार राइट ग्रुप था, वो तो ऑलरेडी हमारे लाइन में ही था, लेकिन जो बाइडेन का है वो डेमोक्रेट है ना, वो थोड़ा सेंट्रिस्ट अप्रोच लेकर के चलते हैं, लिबरल अप्रोच लेकर के चलते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। और यहाँ पे ऐसे कि में अगर जरा सा भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इंडिया में होता है तो ये फिर एक इशू आएगा इंडिया एंड यूएसए के रिलेशनशिप में। फॉर एग्जांपल इंडिया ने कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज को शट डाउन कर दिया मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे, एमनेस्टी को, ग्रीन पीस को, कंपैशन इंटरनेशनल को। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इजीली नहीं लेगा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा इसको टफ निगाहों से देखेगा, ठीक है ना। अगली जो चीज है वो है रशिया बॉन्ड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न हमारा है रशिया के साथ हमारी डीलिंग। फॉर एग्जांपल S-400 में हम डील करने वाले हैं रशिया के साथ। S-400 क्या है? ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम है, ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम है, और यहां पे सैंक्शन लग जाएगा क्योंकि यूएसए के काटसा के अगेंस्ट जाता है। काटसा क्या है?
काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट मतलब कि अगर आप रशिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, ईरान के साथ डील करते हो, इस तरीके से डिफेंस डील करते हो, तो आप अमेरिका के एडवर्सरी माने जाओगे और आपको काउंटर कैसे किया जाएगा? सैंक्शंस लगा करके काउंटर किया जाएगा। ये मतलब होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी। अब बात ये है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन इसके अगेंस्ट नहीं थी, जो डेमोक्रेट्स की भी इसके अगेंस्ट है। मतलब डेमोक्रेट्स के टाइम पे भी आसान नहीं होगा अमेरिका रशिया के साथ S-400 की डील करना। तो अब देखते हैं क्या होता है। अगला इशू जो बचा हुआ है वो है जीएसपी का, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का। आप सबको पता है कि हमको जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के अंतर्गत रखा गया था 1976 से, और फिर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे 2018-19 में शायद हमको वहां से बाहर कर दिया गया, हटा दिया गया, जीएसपी प्रेफरेंस हमको बाहर कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये भी एक इशू बचा हुआ कि जो हमको इंटरेस्ट ड्यूटी, जो हमको ड्यूटी में रिलैक्सेशन मिलता था वो सब नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी करने की जरूरत है कि हमको यहाँ पे वापस अपनी जीएसपी प्रेफरेंस हम वापस लें। फिर अब अफगानिस्तान वाले केस में, अब अफगानिस्तान के केस में हमने अपना स्टैंड ये रखा है कि हम अशरफ घनी की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके साथ हैं और हम तालिबान से कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है भैया, मॉरली तो बहुत अच्छा स्टैंड है आपका, ऐसा नहीं कि स्टैंड गलत है, लेकिन ऐसे में फिर आपको अमेरिका विल नॉट कंसीडर यू एज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन और पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अमेरिका विल कंसीडर यू नथिंग इन दैट, और आपसे अच्छा रोल आपको फिर पाकिस्तान को मिल जाएगा, चाइना को मिल जाएगा। तो वो इशू हो जाएगा ना कि आप तो भैया बात ही नहीं करना चाहते हो और अमेरिका चाहता है तालिबान से बात करना, बट आपने स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम तालिबान से बात नहीं करेंगे, हम इससे नहीं करेंगे, तो फिर आपको फिर किस तरीके से वो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बना ले। तो दैट इज द इशू, दैट इज द ग्रोइंग इशू। इसीलिए लास्ट में ऑथर ने कहा कि ये सब सोबर टाइज रहेंगे, बट बहुत सब्सटैंटिव ईयर्स हैं, आगे आने वाले जो 4 साल हैं काफी सब्सटैंटिव ईयर्स हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है इम्पार्टिंग डायरेक्शन टू साइंस इन इंडिया। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, देखो पूरा आर्टिकल ही येलो मार्क्ड है, बहुत प्यारा आर्टिकल है, बहुत ज्यादा आपको चीजें मिलेंगी जानने के लिए। पहली चीज, नेशनल साइंस डे जो होता है वो 28 फरवरी को होता है, एंड ऑथर ने कहा कि ये टाइम है कि हम सेलिब्रेट करें अपने सक्सेस को इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब क्या सक्सेस मिली भाई हमको? तो सबसे पहले ऑथर ने कोट किया यहाँ पे, रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ द यूएस की नेशनल साइंस फाउंडेशन है, उसने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें यह बताया चला कि इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ पीयर रिव्यूड साइंस एंड इंजीनियरिंग जर्नल। इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ पीयर रिव्यूड साइंस एंड इंजीनियरिंग जर्नल, और इसमें हमारे लगभग 1,35,788 आर्टिकल्स आए थे 2018 में, ठीक है ना। अब ऑथर ने ये कहा है कि ये माइलस्टोन है क्योंकि ये ग्रोथ बहुत ज्यादा है। 2008 से अगर हम देखें तो एवरेज ग्रोथ हमारी 10.73% की हुई है, वहीं पे चाइना की ग्रोथ 7.81% की हुई है। बट अगर आप पूछे कि वर्ल्ड के टॉप जो पीयर रिव्यू जर्नल्स निकालने वाली कंट्रीज है कौन सी हैं, वो चाइना एंड यूएसए हैं। चाइना यूएसए टॉप 2 है और आपका इंडिया जो है 3rd पोजीशन पे आता है, ठीक है ना। अब ये तो अच्छी बात है पीयर रिव्यूड जनरल में, लेकिन जो बुरी बात है वो क्या है कि जो पीयर रिव्यूड जनरल आ रही है, जो रिपोर्ट आ रहे हैं, वो रिपोर्ट इंपैक्टफुल नहीं है। अगर आप टॉप 1% पब्लिकेशंस को देखो, जिसको कि HCA कहा जाता है, हाईली साइटेड आर्टिकल्स कहा जाता है, उसमें हमारा इंडेक्स स्कोर 0.7 का था, जबकि 1 से ज़्यादा की वैल्यू को अच्छा माना जाता है। तो हाईली साइटेड आर्टिकल्स में हमारा इंडेक्स 0.7 था, और 1 से ज़्यादा का इंडेक्स स्कोर हो तो उसको अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि हाईली साइटेड आर्टिकल्स में हमारा नंबर थोड़ा कम था। मतलब कि पीयर रिव्यूड जर्नल्स तो ज़्यादा आ रहे हैं, रिपोर्ट ज़्यादा अच्छी आ रही है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट है वो कम आ रहा है। दूसरा जो चीज़ ऑथर ने बोला है वो ये बोला है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, इसने पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी की है। इसकी पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी है वो प्राइमरी चैनल है ऑफ फिलिंग इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशंस, उसी के थ्रू पेटेंट एप्लीकेशंस भरे जाते हैं, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, ठीक है ना। तो वाइपो का है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। इसमें देखा गया कि इंडिया ने केवल 2053 पेटेंट एप्लीकेशन किए हैं, फाइल किए हैं। 2053 पेटेंट एप्लीकेशंस गए हैं इंडिया की तरफ से। कितने एप्लीकेशन गए हैं? 2053 पेटेंट एप्लीकेशंस गए हैं। वहीं पे अगर हम चाइना की बात करें तो 58,990 पेटेंट एप्लीकेशंस गए हैं। यूएसए के 57,840 एप्लीकेशंस गए हैं। तो ये देखो मतलब कि कितना ज्यादा स्टार्क डिफरेंस है बिटवीन इंडिया, चाइना एंड यूएसए। कितने ज्यादा वो लोग पेटेंट एप्लीकेशन दे रहे हो, चाइना तो अमेरिका से भी ज्यादा दे रहा है। तो यहां पे हमको देखने की जरूरत है। और इंडिया ने अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी लाई है 2016
में लाई है। ये भी देखो लिखा हुआ है कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी जो है 2016 में आई है एंड इट वाज ब्रॉट टू स्टिमुलेट अ डायनामिक, वाइब्रेंट एंड बैलेंस्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सिस्टम इन इंडिया। ठीक है ना। और इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था टू डेवलप ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एंड द मिशन इज टू फॉस्टर इनोवेशन। तो इसका एक नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी लाने का इनिशिएटिव ये भी था कि ह्यूमन कैपिटल को डेवलप किया जाए और इनोवेशन को फॉस्टर किया जाए। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत थी। ठीक है ना। ऑथर ने अब बोला है कि कौन कौन सी साइंस पॉलिसीज हैं जो आई हैं। तो 4 साइंस पॉलिसीज आई हैं टिल नाउ। देयर हैव बीन 4 साइंस पॉलिसीज टिल नाउ आफ्टर 1947। 1947 के बाद 4 साइंस पॉलिसीज आ चुकी हैं। ठीक है ना। और ड्राफ्ट जो है 5th पॉलिसी का वो ऑलरेडी आ गया है जनवरी में, है ना। पहली जो आई थी साइंस पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन 1958। फर्स्ट पॉलिसी केम इन 1958। देखो पूरा जो नॉलेज दिया इन्होंने, अच्छा है, देख लो इस चीज को। इंडिया की जो पहली साइंस पॉलिसी आई थी वो 1958 में आई थी, है ना। साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन कहा गया था इसको। इट वॉज एम्ड टू डेवलप साइंटिफिक एंटरप्राइज एंड ले द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। बस ये स्टार्टिंग था। It was aimed to develop scientific enterprises and to develop the scientific temper. साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने के लिए था। इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेनी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल लेबोरेटरीज। तो वही बात है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, लेबोरेटरीज ये बनाने की कोशिश की गई थी। दूसरी जो साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी थी वो आई थी 1983 में। 1983 में इसको साइंस पॉलिसी टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट कहा गया था। 1983 में आई थी एंड इट वॉज अ टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस एंड टू यूज टेक्नोलॉजी टू बेनिफिट ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस एंड टेक्नोलॉजी से सारे सेक्शंस की मदद करने के लिए 1983 में लाई गई थी। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी आई एंड द फर्स्ट साइंस पॉलिसी आफ्टर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन थी। ये 1991 के बाद की पहली साइंस पॉलिसी थी। ऑब्वियस सी बात है। इट वाज एम्ड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ब्रॉट इट टू 0.7%। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है 0.7% तक लाना था। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB स्टैब्लिश किया गया। ठीक है ना। यह भी याद रखेगा, SERB स्टैब्लिश किया गया। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग बोर्ड बोलते हैं इसको। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कब इस्टेब्लिश किया गया। ये आपका उसी पॉलिसी के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है ना। इट वाज इस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड बोलते हैं इसको, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ये इस पॉलिसी में ही मेंशन कर दिया गया था। लेकिन अगर इस्टेब्लिश पूछा जाए कब किया गया था तो ये 2009 में बना था। मतलब इसी पॉलिसी के बाद बना था, लेकिन बना 2009 में था, 2009 में था। और ये एक्ट के थ्रू बना था जिसको बोलते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट ऑफ 2008। 2008 में एक्ट आया और उसके बाद 2009 में इसको बनाया गया। ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा, लेकिन इसी पॉलिसी में इसको मेंशन किया गया था। फिर 2013 में एक पॉलिसी आती है, चौथी जो पॉलिसी आती है 2013 में आती है, जिसको इंडियाज साइंस पॉलिसी बोलते हैं। और इट इंक्लूडेड इनोवेशन इन इट्स स्कोप एंड वाज कॉल्ड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, STIP। इसके अंदर इनोवेशन भी जोड़ दिया गया और इसको STIP पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है ना। STIP पॉलिसी ऑफ 2013, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। इसका फोकस था ऑन बिकमिंग वन ऑफ द टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक लीडर्स, है ना। ग्लोबल साइंटिफिक लीडर्स में आना था, विच इंडिया अचीव्ड थ्रू बिल्डिंग पार्टनरशिप विद स्टेट्स। हमने अचीव किया भी वो, है ना, काफी ज्यादा अच्छे से। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से लेकर के चाहे आप देखो, चाहे आप ग्रेविटेशनल वेव्स वाला प्रोजेक्ट देखो, तो हम हर जगह कहीं ना कहीं आए। फिर ड्राफ्ट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020, STIP 2020 भी आ गया है। ड्राफ्ट आ गया है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 का। ये 5th पॉलिसी रहेगी जो कि रिलीज हो, जिसका ड्राफ्ट रिलीज हुआ है रिसेंटली। एंड इट ऑफर्स इंडिया, इट हैज एम्बिशियस विजन टू डबल द नंबर ऑफ फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स। हम इसका एम क्या है? फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स के नंबर को डबल कर देना, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना, ठीक है ना, एंड प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना हर 5 साल में। ठीक है ना। तो क्या क्या है? नंबर ऑफ फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स को डबल करना, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D को इंक्रीज करना, एंड प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है GERD में, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है उसको भी बढ़ाना, ये एम है। इसने बेहतर STIP 2020 जो है उसने बताया, काफ़ी इश्यूज बताए। जैसे सबसे बड़ा इशू बताया कि R&D में जो हमारा खर्चा होता है GDP का, वो केवल 0.6% हम करते हैं। वहीं पे चाइना में देखो तो 2% से ज़्यादा करता है, इजराइल तो 4% से ज़्यादा करता है, USA भी 2% से ज़्यादा करता है, बट हम 0.6% करते हैं। फिर हमको बनना है लीडर, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा।
इसका एक और रीज़न ये भी है कम होने का कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो R&D में बिल्कुल नहीं खर्च करना चाहता, प्रॉफिट चाहता है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसको कि हमको ओवरकम करने की ज़रूरत है, प्राइवेट कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, बिजनेसेस के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। फिर की एरियाज क्या होंगे, फोकस एरियाज, तो ऑथर ने कहा है फोकस एरियाज होना चाहिए रिसर्च, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को डेवलप करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना, रीचिंग आउट टू इंडियन साइंटिफिक डायस्पोरा फॉर कोलैबोरेशन, साइंटिफिक डायस्पोरा जो इंडियन है उसके साथ कोलैबोरेट करो, एंड पार्टनर कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करो, एंड साइंस डिप्लोमेसी। यहाँ साइंस डिप्लोमेसी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो साइंस डिप्लोमेसी मतलब जैसे कि अभी हमने वैक्सीन के केस में किया, साइंटिफिक डेवलपमेंट किया वैक्सीन्स का और उसका फिर यूज किया इन द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो ये होता है साइंस डिप्लोमेसी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और एक और चीज है डिसेंट्रलाइज्ड एविडेंस बेस्ड बॉटम अप एक्सपर्ट ड्रिवन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी बनाने की जरूरत है। डिसेंट्रलाइज्ड एविडेंस ड्रिवन बॉटम अप एक्सपर्ट ड्रिवन एंड इंक्लूसिव, ये पूरी पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड तभी जाकर के कहना चाहिए कि हम राइट नोट्स को हिट कर पाएंगे और डेवलपमेंट हमारा अच्छा हो पाएगा। सो दैट इज इट फ्रॉम द एडिटोरियल सेगमेंट। आगे देख लेते कोई और अगर न्यूज़ है तो ठीक है ना। यहाँ पे नो पोस्टल बैलेट फॉर एनआरआईज दिस टाइम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि एनआरआईज के लिए कोई पोस्टल बैलेट सुविधा इस बार नहीं रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, देखो पोस्टल बैलेट का सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी एनआरआईज को क्या होता है कि उनका फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, अगर वोटिंग करना है तो अभी उनका फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, अब देखो एनआरआई वोटर्स भी काफ़ी संख्या में है। अब देखो दिक्कत ये हो रही थी कि जब तक फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है तब तक वो क्या हो रहा है कि वो मतलब कि आ नहीं पाते और अपने वोट का यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसका क्या ये बोल रहे हैं, बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आप इनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दो, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड पोस्टल बैलेट, ये वहां पे जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होगा, वहां पे वो उसमें वोटिंग करेंगे और मेल के माध्यम से या किसी उसके माध्यम से भेज देंगे, तो उनकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आइडिया आया था बीच में, ठीक है ना। लेकिन काफी लोगों ने इसका अपोज किया और ये कहा कि भाई अगर पोस्टल बैलेट की सुविधा दोगे तो उसको चेंज किया जा सकता है, उससे मतलब कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है और उसका फर्जी वोट्स भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए अभी इसको थोड़ा होल्ड पे रखा गया था। तो दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग हेयर, और इसी कारण से अभी तो ये लागू नहीं हो पाया, इस बार तो नहीं लागू हो पाएगा। दैट इज द न्यूज़ विच इज़ कमिंग फ्रॉम हियर, ठीक है ना। तो इसको याद रखेगा। आगे देख लेते हैं क्या कोई और न्यूज़ आइटम्स हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो और ऐसी कोई न्यूज़ आइटम नहीं है। यहाँ पे इंडिया कैन नॉट अबैंडन अस श्रीलंका। अब श्रीलंका को इंडिया की याद आने लगी, क्यों? क्योंकि अभी उनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन जाने वाला है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रेजोल्यूशन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा आपको पता है कि वायलेशन हुआ ह्यूमन राइट्स का, तो उनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन जाने वाला है और इस रेजोल्यूशन में वो चाहते हैं कि इंडिया उनको सपोर्ट करे, मतलब बिना वोट करे भागे नहीं, एब्सेंट ना हो, सपोर्ट करे। अब आप लोग ये समझो कि जब प्रोजेक्ट देने की बारी आती है तो श्रीलंका क्या करता है, प्रोजेक्ट देने की बारी आती है तो चाइना को दे देता है ना। लीज पे कोई पोर्ट देना होता तो चाइना को दे देता है। हम एक उनके यहाँ कोलंबो पोर्ट डेवलप करने वाले थे तो उसका प्रोजेक्ट भी हमसे छीन लिया, बोला हम ही डेवलप करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अभी अब बोल रहे हैं कि नहीं इंडिया तो हमारा, हम तो बिल्कुल सबसे खास नेबर हैं, हम तो फैमिली फ्रेंड्स हैं, है ना। हम तो मतलब कि वो शाखा में साथ में हम जाते थे हाफ पैंट पहन करके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अब श्रीलंका बोलने लगा है सबके बारे में, तो ये बिल्कुल गलत है। एंड ये इंडिया को तो बिल्कुल अगेंस्ट ही वोट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे जोक्स अपार्ट, आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। तो यहाँ पे कोई ऐसी खास आइटम नहीं। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कोर सेक्टर्स में 8 कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, दो साल लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताइए कि 8 सेक्टर्स में से कौन से कोर सेक्टर्स होते हैं, उनके नाम लिखिए और उनके परसेंटेज वाइज कि वो उनका क्या परसेंटेज है, आईआईपी में क्या परसेंटेज है वो बताइएगा, ठीक है ना। तो दैट इज अ क्वेश्चन टू यू, कोर सेक्टर्स का सबसे अधिक वेटेज किसका है, किसका कम है, ये बताइएगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। आंसर्स मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जो क्वेश्चन मैंने आज पूछे हैं आपसे उसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला सवाल मैंने पूछा था कि अमुक्त मर्यादा गंगा देवी का मधुर विजयम, पेड्डाना का मनु चरितम, ये किस टाइम का लिखा है लिटरेचर है, ये विजयनगर एम्पायर का लिटरेचर है। फतेहपुर सीकरी में किसको ड्रीम ऑफ स्टोन्स कहा जाता है, तो पंचमहल को कहा जाता है। और तीसरा सवाल था अलवर और नयन्नर के बारे में, तो इसका 1 और 3 राइट है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें लिखा है दे डिड नॉट प्रोड्यूस एनी रिटन कंपोजिशन, तो ये गलत है। अलवर और नयन्नर के भी रिटन कंपोजिशन है, इसलिए वो गलत है। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।